दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है? छायावाद की प्रवृत्तियां। आप सब पूछिएगा मत कि रीतिकाल पर मैम नहीं पढ़ाया। रीतिकाल इसलिए स्किप कर रही हूँ कि आपके सिलेबस में बिहारी केशव कोई भी कभी रीतिकाल से जुड़ा हुआ नहीं है। रीतिकाल की प्रवृत्तियां एक प्रश्न बनता है जो कभी पूछा नहीं गया, पिछले 5-7 सालों के प्रश्न पत्र में कभी नहीं पूछा। तो मुझे लगा कि उस पर वीडियो बनाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप उतना ही पढ़ें जो आपके लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो बाकी का फिर बनाऊंगी, जब यूपी वगैरह के लिए अगर बनाना होगा तो उसमें पढ़ लेंगे। तो अगर आपको जानकारी के लिए पढ़ना होगा तो तब पढ़ लीजिएगा। अभी हम छायावाद देखते हैं। छायावाद का जो कार्यकाल है वो 1918 से 36 के बीच में है। 1918 से 36 के बीच छायावाद है। छायावाद क्या है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, वो कहते हैं कि वास्तव में छायावाद का क्या मतलब है, क्या है छायावाद? क्या हम छायावाद, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। क्या मैं छायावाद इसे मान लूं कि जिनकी जो काव्य किया जा रहा है उसके जो भाव है उनकी छाया कहीं और जाकर पड़े, उसे हम छायावाद माने? मतलब हम इनडायरेक्टली किसी के बारे में कह रहे हों तो उसे छायावाद माना जाए। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये सीधे सीधे प्रश्न भी आ जाता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, नगेंद्र का स्टेटमेंट है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। आपके पास सीधा भी प्रश्न पूछ लेता है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इस उक्ति के लिए अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आपको यही छायावाद की विशेषता है, यही प्रवृत्तियां बतानी है। प्रश्न को घुमा फिरा सकता है, आंसर को नहीं। पूछता वही है, लिखना वही होता है, पूछने का तरीका बदल सकता है। तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, स्थूल क्या होता है? स्थूल हो गया बड़ा, और सूक्ष्म आपको पता ही है छोटा, यानी कि किसी बड़े के प्रति किसी छोटे का विद्रोह छायावाद कहलाता है। बड़े के प्रति छोटे का विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें तोड़ती हुई नजर आती हैं। जैसे आपने अगर मूवी देखी होगी सुपर 30, तो उसमें एक बात कहता है, नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। उसमें एक बात कहता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसका हक है वो बनेगा। तो ये वही विद्रोह का समय है। ये चूंकि 18 समय देख लीजिएगा, कविता हमेशा समय, कहते हैं ना साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी समय जैसा हमारा परिवेश और समय होता है, काव्य की रचना भी या साहित्य की रचना भी उसी तरीके से होती है। ये कौन सा समय है 1918 और 36 का? बिहार वालों, आपको पता होना चाहिए ये कौन सा समय है। 1917 में क्या हो रहा है? चंपारण। गांधी जी चंपारण में आ रहे हैं 1917 में। 1916 में लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता। इससे क्या अर्थ निकल रहा है? ये कौन सा समय है? स्वतंत्रता आंदोलन का। गांधी जी का प्रवेश हो चुका है, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही है। महादेवी वर्मा जाना भी चाहती थी लड़ाई में, लेकिन गांधी जी ने कहा कि आप जो कर रही हैं वो भी एक तरह से देश के
में ही है। कलम की भी बहुत बड़ी महत्ता होती है आंदोलन में। तो ये वो समय है स्वतंत्रता आंदोलन का। इसके प्रमुख कवि वही हैं छायावाद के, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, ये 4 दिग्गज कवि हैं छायावाद के। इन्हीं चारों के आसपास पूरा पहिया छायावाद का घूमता है। और छायावाद पीड़ा तो सभी जगह होती है। जहां पर प्रेम होगा, जहां पर ऐसा कुछ भी होगा, वहां पीड़ा होगी। और कविता का कहा भी जाता है कि कविता पीड़ा से ही बनती है। बच्चन जी ने लिखा है कि मैंने पीड़ा को रूप दिया, जग समझा मैंने कविता की। मैंने पीड़ा को रूप दिया, जग समझा मैंने कविता की। मैंने तो अपनी पीड़ा को एक आकार दिया है, लोग समझते हैं कि मैंने कविता की है। तो ये तो भूमिका में आप लिख दीजिएगा। और भाव पक्ष और शिल्प पक्ष 2 तरीके से प्रवृत्तियां हम लिखते हैं हमेशा। इसमें भी वही रहेगा। शिल्प पक्ष अभी मैंने नहीं नोट किया है, कर दूंगी। पहले भाव पक्ष देख लेते हैं। भाव पक्ष में पहला पॉइंट है स्वतंत्र चेतना। तो मैंने पहले भी बताया कि टाइम कौन सा है, 18 से 36। इसी में किसान आंदोलन हो रहा है, इसी में चंपारण आंदोलन हो रहा है, इसी में खेड़ा है, इसी में बारदोली है, इसी में लखनऊ पैक्ट है, इसी में आंदोलन की बारंबारता दिख रही है आपको। इसी में आपका सविनय अवज्ञा आ जाएगा, इसी में आपका कराची अधिवेशन होता है, इसी पीरियड में, है ना। तो ये स्वतंत्र चेतना तो इनमें आना स्वाभाविक ही है। सब छटपटा रहे हैं स्वतंत्रता के लिए, तो ये क्यों नहीं छटपटाएंगे। ये कविता से भी स्वतंत्रता चाहते हैं। तो जो उस समय की यथास्थितिवाद है, जो उस समय का समय है, उससे ये भी बाहर निकलना चाहते हैं। तो इनके यहाँ स्वतंत्र चेतना दिखती है। ये यथास्थितिवाद 36 में ही गोदान लिखा गया है। गोदान भी कब लिखा गया है? गोदान भी 1936 में ही लिखा गया है। तो यहां भी आपको यथार्थ दिख रहा है, यहां भी विद्रोह दिख रहा है, गोबर के रूप में, झुनिया के रूप में, यहां भी विद्रोह दिखाई देता है। यहां स्वतंत्रता की जो छटपटाहट है वो आपको विद्रोह की तरफ ले जाती है, यथास्थितिवाद का विरोध। क्या है कि ये कवि, छायावादी कवि यथास्थितिवाद का विरोध करते हुए नजर आते हैं। यथास्थितिवाद क्या कि जैसा है उसी को स्वीकार कर लेना, उसी को स्वीकार नहीं करना चाहते। इनके अंदर छटपटाहट है, जिससे निकलना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। निराला जी लिखते हैं कि तोड़ो 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 कारा, फिर निकले गंगा जल धारा, फिर निकले गंगा जल धारा। नया करने की कह रहे, पुराना जो कुछ भी है उसे तोड़ दो, फिर से नई गंगा जल धारा निकले। नया कुछ करने की स्थिति लाना चाह रहे हैं। नएपन की जो छटपटाहट है वही इन्हें विद्रोही बनाती है, वही इनके अंदर स्वतंत्र चेतना के रूप में दिखाई देती है। सब स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, देश की छटपटाहट, देश में उसी तरह की छटपटाहट है, तो इनके विचारों में भी छटपटाहट ही आपको दिखाई देगी। अगला है व्यक्तिकता। चूंकि जो छटपटाहट इनके अंदर है
वो व्यक्तिगता में इसलिए परिवर्तित हो जाती है कि ये चाहते हैं कुछ करना, कुछ अलग, लेकिन वो अलग इन्हें मिल नहीं पाता। तो ये अब उन सब चीजों, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर शास्त्र नहीं दे पा रहे, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर इन्हें शास्त्र नहीं दे पा रहे, यानी कि इन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तो उनके उत्तर ये कल्पनाओं में खोजने की कोशिश करते हैं और ये व्यक्तिवादी हो जाते हैं। ये समाज खुद को अकेलेपन में ज्यादा खुशी महसूस करते हैं, यानी कि दुख में ही रहने में इनको खुशी महसूस होने लगती है। वो हर समय दुख इनकी जो छायावाद है, इसमें दुख और पीड़ा बहुत दिखाई देगी आपको। महादेवी वर्मा कहती हैं कि आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास लिख देना चाहता है। महादेवी वर्मा का कथन है, आप इसी से जोड़ दीजिएगा, महादेवी वर्मा क्या लिखती हैं? आज का साहित्यकार, आज का रचनाकार, आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास लिख देना चाहता है। आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास लिख देना चाहता है। मतलब क्या है कि जो आज का रचनाकार है वो अपनी हर सांस का इतिहास, मतलब एक छोटी सी छोटी चीज के बारे में वो खुल के बात करना चाहता है। छोटी सी छोटी चीज को इम्पोर्टेंस दे रहा है। सांस कहा जाता है महत्वपूर्ण बहुत है, पर सांस इतनी बार आती जाती है कि हम उसका कोई मोल नहीं निकाल पाते कि उसकी कितनी वैल्यू है, वो कितने बार ली, हमने क्या किया, इससे हमें मतलब नहीं होता। तो सांस बहुत छोटी स्थिति में आती है पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वही वो कहती है कि हर सांस का इतिहास लिख देना चाहता है, मतलब हर छोटी से छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज का इतिहास लिख देना चाहता है, कि सब पे बात करना चाहता है। ये नहीं कि बड़ी बड़ी भारी भारी बातें हों, छोटी मोटी नहीं। महादेवी जी का ही एक और उदाहरण वो लिखती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं दुख के नीर से भरी हुई एक बादल हूं, एक बदली हूं। ये वो लिख देना चाहती हैं किसमें, क्योंकि अकेलापन है सबके साथ, सब अकेले हैं। महादेवी वर्मा अपने परिवार से अलग हैं, अकेली रहती हैं। निराला जी अलग परिवार से रह के अकेले रह रहे हैं, उनका पूरा परिवार किसी दुर्घटना में खत्म हो जाता है। वो भी लिखते हैं कि, निराला लिखते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। पूरे जीवन भर दुख ही रहा, अब क्या बताऊं जो अभी तक नहीं बताया। ये सरोज स्मृति में निराला जी कहते हैं। और अकेलेपन की जो इनके अंदर निराशा है, वो निराशा के कारण कुछ विद्वान कहते हैं कि ये कभी पलायनवादी थे। ये अपने समाज से कट के अकेले रह के अपने आप के बारे में सोच रहे थे। ऐसा नहीं है, पर इन पर इस निराशा को कुछ विद्वानों ने पलायनवाद की संज्ञा दी है और कहा है कि निराशा को पलायनवाद की संज्ञा दी है। ले चलो मुझे भुलावा देकर, ले चलो मुझे
भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये प्रसाद लिखते हैं। मुझे भुलावा देकर ले चलो, मुझे सब कुछ भूल जाओ, ऐसी जगह ले जाओ जहां मुझे कुछ भी पता ना हो। मेरे नाविक धीरे धीरे, मेरे जो नाव खे रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि मुझे ऐसी जगह ले चलो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। भुलावा देकर, मुझे भुलाकर यहाँ से दूर ले चलो। अगला है अनुभूति की प्रतिष्ठा। अनुभूति की प्रतिष्ठा, अनुभूति की प्रतिष्ठा क्या है? अनुभूति मतलब अनुभव से आना, जो हमारे अंदर के विचार हैं, जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, उसी को अधिक महत्व देते हैं। अनुभव को, भावनाओं को अधिक महत्व देते हैं। अनुभव को, भावनाओं को अधिक महत्व देते हैं। ये किसी शास्त्र को या किसी के विचारों को अधिक महत्व नहीं देते, बल्कि जो खुद अनुभव करते हैं, जो खुद की अनुभूति है, उसी को अधिक महत्व देते हैं। पंत जी लिखते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। सुना होगा आप लोगों ने, आह से उपजा होगा गान। उमड़कर आंखों से चुपचाप, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अंजाम। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पहला कवि पंत जी, ये पंत की कविता है। पंत जी क्या कह रहे हैं कि पहला कवि जो है ना वो वियोगी होगा, उसके पास विरह की वेदना होगी, इसीलिए उसकी जो आह निकली होगी उसी से ज्ञान की, उसी से जो गान है, जो मतलब गायन है, वो उसी से उसकी उत्पत्ति वहीं से हुई होगी। और उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, और जो आंसुओं के साथ जो लिखा गया होगा वही कविता बन गई होगी। तो ये उनकी अनुभूति थी। अगला है जिज्ञासा। जिज्ञासा मैंने पहले भी बताया कि वो जो अपने क्वेश्चन शास्त्रों में खोज रहे थे, उनसे वो संतुष्ट नहीं थे। जो शास्त्र उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा था, उससे वो संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने अपने उत्तर खुद में ही खोजे। खुद में क्या खोजेगा? कल्पनाओं में खोजेगा। जिस चीज के आंसर हमें कोई नहीं दे पाता, उसके आंसर हम स्वयं बना लेते हैं, या हम दूसरे से संतुष्ट नहीं होते तो हम खुद ही उसका उत्तर गढ़ लेते हैं। हम तर्क देते हैं ना, जब हम कोई काम नहीं करना चाहते तो हम उसका तर्क देते हैं। जैसे हमें पढ़ाई नहीं करनी, तो हम क्या, आज तो सिर दर्द हो रहा है, आज नहीं पढ़ पाए, तो ये बहाना हम किसके साथ बनाते हैं? खुद के साथ। तो ये भी कल्पनाओं में उन उत्तरों को खोज रहे हैं जिनका उत्तर शास्त्र नहीं दे पा रहे हैं। लिखते हैं वो, आह कल्पना का सुंदर व आह कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होगा, जगत मधुर कितना होगा। आह ये प्रसाद का है। आह कल्पना का सुंदर वह
है जगत मधुर कितना होगा। वो कह रहा है कितना सुंदर होगा कल्पना का वो जगत, कितना मधुर होगा, कोई छेड़खानी नहीं, कोई किसी का बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कल्पना में मधुर। कल्पना तो कल्पना है ना। आप आंखें बंद करिए, सोचिए कि हम एसडीएम हैं, हम एसपी हैं, डीएसपी हैं, क्या बात है, हम जा रहे हैं, हमारे पीछे हम गाड़ी में हैं, हमारे साथ ड्राइवर है, हमारे पास गनर है, कुछ भी सोच लीजिए, कल्पना तो सुख ही देगी। ऐसा तो आप सोचेंगे नहीं कि हमें किसी ने पीट दिया, हमको बहुत दर्द हो रहा है, ये तो कल्पना आप करेंगे नहीं। कल्पना तो ऐसे ही करेंगे ना जो आपको सुख देगी। तो निश्चित कल्पना का संसार सुंदर और मधुर होगा। अगला है वेदना। वेदना तो जहां प्रेम वहां वेदना, सीधे सीधे। महादेवी में तो ये कूट कूट के इसकी कविता मिलती है वेदना की। लिखती है वेदना में जन्म, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, करुणा में मिला आवास। मतलब जन्म ही हमारा वेदना में हुआ है और करुणा में हमें आवास मिला है, यानी कि हमारी जो भावना है उन्हीं में मुझे आवास मिला है। मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूं। महादेवी लिखती हैं कि मिलन का मत नाम ले, मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूं। चिर माने होता है अनंत काल तक, बहुत समय तक, बहुत समय तक। मैं मतलब विरह में ही बहुत समय तक रहना चाहती हूँ। तो मिलन का नाम नहीं लो, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे विरह में ही रहना अच्छा लगता है। तो ये वेदना है। प्रेम अनुभूति, प्रेम तो रहेगा ही, इसीलिए ये वेदना है, इसीलिए सब कुछ है। बिना प्रेम के तो ये सब संभव ही नहीं है। छायावाद से, छायावाद में प्रेम तो हर जगह मिलेगा तुम्हें, सभी के प्रति, भिखारी के प्रति प्रेम, तोड़ती पत्थर महिला के प्रति प्रेम। इनके यहाँ कैसा प्रेम है? अशरीरी, यानी कि ये शरीर से प्रेम नहीं करते, ये आत्मा से प्रेम करते हैं। मतलब ये आप खूबसूरत है, बदसूरत है, इससे मतलब नहीं है, ये आपके दिल से प्यार, अंधा वाला प्यार, जो प्यार अंधा होता है वही प्यार ये करते हैं। कि कौन कैसा है इससे मतलब नहीं है, भावनाओं से प्रेम करते हैं। वो भी लिखते हैं आषाढ़ के एक दिन में, मोहन राकेश भी लिखते हैं कि मैंने भावनाओं में भावना का वरण कर लिया। तो ये भावनाओं में भावना का वरण है, ठीक है। अशरीरी प्रेम है, शारीरिक मतलब जो जिसमें वासना ना हो उसे अशरीरी प्रेम कहेंगे। कि सिर्फ प्रेम करना, आध्यात्मिक प्रेम जिसे कहते हैं, जिसमें शरीर को पाने की जिज्ञासा नहीं हो, ऐसी कोई लालसा नहीं हो, बस उसको देते ही रहना। और ऐसा ही प्रेम समर्पण करता है, ऐसे ही प्रेम में देने की बात आती है। प्रसाद लिख रहे हैं पागल रे, पागल रे वह मिलता है कब। प्रेम में कुछ मिलता नहीं है, उसको तो देते हैं सब, उसको तो सब देते हैं, उससे मिलता मिलता कुछ नहीं है। प्रेम में कुछ मिलता मिलता नहीं है, प्रेम में सिर्फ देना ही देना होता है। अगला है सौंदर्य चेतना। तो सौंदर्य भी यहाँ चूंकि प्रेम है, करुणा है, तो सौंदर्य भी होगा। सौंदर्य यहाँ पर मानव सौंदर्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति का भी सौंदर्य वर्णन ये करते हैं, यहाँ तक कि प्रकृति का भी ये मानवीकरण करने का प्रयास करते हैं और प्रकृति को भी मानव की तरह सुंदर बताने की बात करते हैं।
लिखते हैं सुंदर है सुमन, सुंदर है सुमन, बिहग है सुंदर, बिहग है सुंदर, सुंदर है सुमन, बिहग है सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, मानव तुम सबसे सुंदरतम, यानी कि सुंदरता सबसे सुंदर कौन है? मानव है, लेकिन वो मानवीय गुणों से युक्त हो तो, वरना तो वो क्या हो जाता है, कहा नहीं जा सकता। प्रकृति चित्रण, प्रकृति से तो छायावाद को अलग किया ही नहीं जा सकता। छायावाद मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब छायावाद, एक तरह से पर्यायवाची शब्द है। प्रकृति चित्रण में प्रकृति का क्या करते हैं? मानवीकरण करते हैं, मानवीकरण करते हैं। वो प्रकृति को मानव की तरह सुंदर बताते हैं, जैसे मैंने यहाँ भी बताया, और उसका मानवीकरण करते हैं। वो लिखते हैं कि ये निराला की है, मेघमय आसमान से उतर रही है, मेघमय आसमान पर मतलब बादल छाए हुए हैं, वहां से उतर रही है संध्या सुंदरी परीसी। संध्या मतलब शाम जो है, शाम के लिए कह रहे हैं, शाम जो है वो सुंदरी है, परीसी, परी जैसी लग रही है, धीरे 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 मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परीसी, धीरे 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 मतलब जो शाम है वो बादल छाए आसमान से धीरे धीरे उतर रही है और कैसी लग रही है? परी जैसी। अगला है राष्ट्रीय स्वर, तो मैंने पहले भी बताया, क्योंकि इनकी जो कविता है इसकी मूल चेतना में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, और ये समय भी स्वतंत्रता आंदोलन का है, तो स्वतंत्रता आना स्वाभाविक भी है। और राष्ट्रीय स्वर इनके आपको दिखाई दे जाएंगे। प्रसाद लिखते हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। इनके प्रेम की जब बात करें, वैसे आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे, जो प्रेम अशरीरी प्रेम है ना, इसमें एक बड़ा अच्छा वक्तव्य याद आता है, स्कंदगुप्त में है, प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त। इसमें एक युक्ति है लास्ट में, जिसमें देवसेना कहती है स्कंदगुप्त से, मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य, मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य। स्कंदगुप्त नाटक है, इसमें प्रसाद जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ है। इसकी जो नायिका है उसका नाम है देवसेना। देवसेना को स्कंदगुप्त मिल नहीं पाता है, स्कंदगुप्त राजा बन जाता है, उसके बाद देवसेना को नहीं मिल पाता। तो जब वो उससे मिलता है लास्ट में और कहता है कि मतलब दुख व्यक्त करता है, वो बोलता है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। मतलब अधिकार मिल जाता है तो मादकता तो आती है, मतलब एक अधिकार का एक नशा होता है। आप IAS PCS बन जाइएगा तो आपको एक उसका जो खुमार होता है वो चढ़ता है, लेकिन सारहीन है। सारहीन इसलिए कि आप जो जीवन जिसे जीवंतता कहते हैं वो कहीं ना कहीं बनावटीपन में खो भी जाती है। आप जिससे मिलना चाहते हैं, कई बार रोड पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति होता है, आप उससे मिलना भी चाहते हैं, कई बार आपके जो प्रोटोकॉल है वो उनसे मिलने से मना कर देते हैं, तो आपको बहुत दुख पहुंचता है। वही वो भी कहता है कि ये अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। और स्कंदगुप्त की जो नायिका है देवसेना, वो कह रही है कि मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्त,
मतलब इस जीवन में जो अभी मेरा जन्म है इसमें मैं आपको देवता के स्वरूप मानती हूँ और ऐसी आशा करती हूँ कि आप मुझे अगले जन्म में प्राप्त हो जाए। तो ये अशरीरी प्रेम है, इतना इंतजार प्रेम में कि अगले जन्म की बात कर रही है कि अगले जन्म में आप मुझे प्राप्त हो जाए। तो ये मुझे अचानक याद आ गया इसलिए मैंने लिख दिया। ये आपकी भाव पक्ष विशेषताएं हो गई। अब हम आपको शिल्प पक्ष पर बात करेंगे। आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा और ऐसे लाइक करें, औरों को भी शेयर करें। इसमें जो भाव पक्ष विशेषताएं हैं ये एक वीडियो में रहेंगी और शिल्पगत विशेषताएं मैं दूसरे वीडियो में पार्ट 2 करके बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो दोनों वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।